This is the remaining part of the lesson 2, including the story Adventures of Toto. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion a family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो आखिर टोटो को दादा के द्वारा ओह नहीं सॉरी दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जब दादी माँ के द्वारा आखिरकार टोटो को स्वीकार कर लिया गया तो टोटो को अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया, जहाँ पर साथ के लिए एक पारिवारिक डंकी नाना नामक एक डंकी भी था। तो टोटो की पहली रात अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादा उसे देखने के लिए गए कि क्या वह आराम से है या नहीं। तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पाया कि नाना यानी डंकी बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी रस्सी को खींच रहा है और वो डंकी फेमिनिन है, तो डंकी वो खींच रही है अपनी रस्सी और अपने सिर को यथासंभव चारे के बंडल से दूर रखने का प्रयास कर रही है। तो grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. दादा ने एक थप्पड़ उस डंकी के पिछले अंग पे मारा, पिछले पोर्शन पे मारा। तो वह झटके से पीछे हटी, अपने साथ डंकी को भी घसीट लाई। तो वह डंकी अपने नुकीले दांत से उस डंकी के लंबे कान को कसकर पकड़े हुए था, कस के पकड़कर लटका हुआ था दांत गड़ाकर। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन पाए, कभी नहीं मित्र हो पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. ठंडक में जाड़े के दौरान शाम को टोटो की बड़ी खातिर होती थी। गर्म पानी एक बहुत बड़े बर्तन में गर्म पानी टोटो को दिया जाता था दादी माँ के द्वारा स्नान करने के लिए। तो वह बड़ी चतुरता से पानी का टेम्परेचर अपने हाथ से वो टेस्ट करता था, जांचता था, और तब धीरे धीरे वो अपना पैर बढ़ाता था स्नान के लिए। पहले तो वो अपना एक पैर डालता था उसमें और तो फिर दूसरा पैर।
क्योंकि चूँकि उसने ऐसा करते हुए मुझे देखा था। और तब वह तब एक पैर तब दूसरा पैर, और तब वह पानी में अपनी गर्दन तक वो अपने आप को डुबोता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he would. He could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो तुरंत वो आराम से वह अपने हाथ या पैर से साबुन लेता था और अपने ऊपर वह रगड़ता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से निकलता था और बड़ी तेज़ी से भाग कर निकल जाता था। जितने तेज़ी से वह दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से भागकर वह किचन यानी रसोई घर की आग के पास वह पहुंच जाता था अपने आप को सुखाने के वास्ते। अगर कोई इसके इस प्रदर्शन पर, इस कार्य पर हंस देता था तो टोटो की भावना को चोट पहुंचती थी और वह अपने स्नान करने से वो कई दिन तक इनकार भी कर देता था। एक दिन तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा जलाने में सफल हो गया था, लेकिन बचा भी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandfather arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. एक बहुत बड़ा रसोई घर की केतली, बहुत बड़ी रसोई घर की केतली आग पर छोड़ दी गई थी उबलने के लिए, चाय बनाने हेतु। लेकिन टोटो को करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो अपने आप को कोई काम के लायक नहीं पा करके उसने निर्णय लिया कि लीड को हटाया जाए। तो उसने ढक्कन को हटाने का निर्णय लिया टोटो ने, और पानी को नहाने के लायक गर्म पाकर वह उसमें वह प्रवेश कर गया, घुस गया, और खुली केतली से अपने गर्दन को बाहर निकाल कर वह उसमें प्रवेश कर गया। और यह थोड़ी देर तो अच्छा रहा, जब तक पानी नहीं खौलने लगा था तब तक तो ठीक था। और टोटो थोड़ा अपने आप को ऊपर उठता था, फिर बाहर जब ठंड महसूस होती थी तो फिर नीचे बैठ जाता था। तो वह लगातार कुछ देर तक तो उछल कूद करता रहा, बैठता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, उठता रहा, तब तक जब तक कि दादी माँ न पहुँच गई और वो दादी माँ उस पर चिल्लाई और आधा झुलसा हुआ, बुला हुआ दादी माँ ने उसे केतली से बाहर ज़बरदस्ती निकाला, होल्ड ही ज़बरदस्ती दादी माँ ने उसे निकाला। इस तरह से वो जिंदा जल जाने से बचा, झुलस जाने से। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces whenever one of my aunts came near him. He made every effort
to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर विशेषकर ब्रेन का कोई हिस्सा है तो शरारत से पूर्ण ब्रेन का हिस्सा, तो वो टोटो में वो हिस्सा बृहत रूप से विकसित था और वह चीज़ों को हमेशा चीरते फाड़ते रहता था। जब कभी मेरी कोई चाची उसके निकट आती तो वह उनकी साड़ी को पकड़ लेने का प्रयास करता था और साड़ी में छिद्र कर देता था अपने उंगलियों से। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. एक दिन लंच के टाइम पुलाव की एक बहुत बड़ी थाली डाइनिंग खाने के मेज के बीच में वो थाली रखी हुई थी पुलाव की। तो हम सब ने रूम में प्रवेश किया तो पाया कि टोटू वो पुलाव से अपना पुलाव वो खा रहा है, वो ठूस रहा है पुलाव को पेट में, वो खा रहा है। तो खाते हुए हम लोगों ने पाया तो मेरी दादी माँ उस पर चीख पड़ी, तो टोटो ने उस पर एक प्लेट फेंक दिया और मेरी एक चाची आगे बढ़ी तो एक गिलास पानी उसके चेहरे पे उड़ेल दिया। एक गिलास पानी से उसका स्वागत किया उसके चेहरे पर उड़ेल के। जब दादाजी पहुँचे तो टोटो पुलाव का थाली उठाया और खिड़की से होकर बाहर निकल गया और हमने पाया कि वह कटहल के पेड़ की डालियों पर, हम लोगों ने उसे पाया, देखा कि कटहल के पेड़ की डाली पर वो चढ़ गया। अपने बाहों में अभी भी वो पुलाव की थाली लिए हुए था और वह वहाँ तीसरे पहर तक रहा और धीमे धीमे एक एक चावल वो खाता रहा। एकदम निर्धारित कर लिया था हर दाना को अच्छी तरह से दाने को समाप्त कर देने का खा करके। और तब दादी माँ इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम, दादी माँ को चिढ़ाने के वास्ते जो दादी माँ उस पर चिल्लाई थी, उसने पेड़ से थाली नीचे फेंक दी और जब थाली सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई तब वह खुशी से चें करने लगा, चिल्लाने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains, and wallpaper. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees.
तो स्पष्ट रूप से टोटो पालतू किस्म का जानवर नहीं था जिसको हम लोग बहुत दिनों तक रख सकते। दादा ने भी ऐसा महसूस किया। हम लोग कोई संपन्न परिवार तो नहीं थे, और जो जैसे वॉलपेपर, पर्दा, कपड़े और थाली बारंबार जो क्षति वो पहुंचाता था, उस क्षति को तो सहन हम लोग नहीं कर सकते थे। इसीलिए दादा ने टांगा ड्राइवर को ढूंढा और उसे वापस बेच दिया, मात्र 3 रुपए में। Now I try to satisfy you by answering these questions. How does Toto come to grandfather's private zoo? So grandfather was fond of pet animal and had a private zoo of his own. He had seen Toto, a pretty baby monkey with a tanga driver who used to keep it tied to a feeding trough. The monkey looked so out of place there that grandfather decided to make him a part of his private zoo. Thus, Toto came to grandfather's private zoo. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? The Toto had bright, sparkling, mischievous eyes, deep-set eyebrows, and white pearly teeth. His dry pickled hand had quick, wicked fingers and a tail. A tail which not only added to his beauty but also worked as his third hand. His mischievous nature added a charm to his looks, according to the grandfather. Question number 3. Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? So, Toto was kept in a big cage in the servants' quarter, which was grandfather's private zoo. A number of other pet animals lived there in peace. Toto didn't let them sleep at night. Grandfather had to go to Saharanpur the next day to collect his pension. Since Toto could not live with other animals in the servants' quarter, so grandfather decided to take him along with him. Toto was put in a big black canvas kit bag with some straw at the bottom. When the bag was closed, Toto could not escape. He stayed in the bag till Saharanpur. When grandfather was giving his ticket to the ticket collector, Toto suddenly thrust his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The ticket collector was taken aback, but soon regained his poise. But he was annoyed and classified Toto as a dog. Grandfather had to pay fare for Toto's journey too. How does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? During
winter evening, grandfather gave Toto warm water for his bath. At first, Toto would check with his hand if the water was hot enough. When he found its temperature right, he would put one foot first, then the other foot until he was in water up to his neck. He had seen the writer taking bath and learned from him. Then he would hold soap in his hands or feet and rubbed it all over his body. When the water became cold, he came out and ran to the fire in the kitchen to dry himself. One day, a large kettle was on fire to boil water for tea and Toto's bath. Toto removed the lid, touched water, and found it warm enough for a bath. He got into the kettle, sticking his head out. For a while, it was all right, but as water started boiling, he became uncomfortable and started hopping, but didn't come out as it was cold outside. Luckily, grandmother came there and rescued him from being boiled alive. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? Toto was not only mischievous but also his mischiefs were very expensive for the family. He tore the expensive wallpaper, dresses, broke plates, etc. Grandfather realized that they could not afford such frequent losses. In fact, he was a wild monkey not fit to be a pet. So grandfather gave the above statement. Toto was not the sort of pet we could keep for long. It's the end of chapter number 2, The Adventures of Toto. Thanks.